लॉरेंस बिश्नोई ने दाऊद को हटा दिया है और बाबा सिद्दीकी के बाद अब सलमान खान निशाने पर हैं क्या? महाराष्ट्र चुनाव के पहले लॉरेंस गैंग एक्टिव हुआ, सियासी तूफान से क्या इलेक्शन पलटेगा? जेल में बैठे बैठे कैसे मर्डर करवा देता है लॉरेंस बिश्नोई? कैसी होती है प्लानिंग? सलमान खान को खत्म करने की कसम क्यों खाए बैठा है लॉरेंस बिश्नोई? और महंगे स्कूल में पढ़ा, वकालत, लेकिन फिर गैंगस्टर कैसे बना लॉरेंस बिश्नोई? सबसे पहले इसका चैप्टर। इस वक्त 4 चेहरों की देश भर में चर्चा है। चेहरा नंबर 1 लॉरेंस बिश्नोई, दूसरा चेहरा सलमान खान, तीसरा बाबा सिद्दीकी और चौथा चेहरा है दाऊद इब्राहिम का। एक गैंगस्टर, एक अंडरवर्ल्ड डॉन और आतंकवादी, एक फिल्म स्टार और एक ऐसा नेता जिसकी 2 दिन पहले ही मुंबई में सरेआम हत्या कर दी गई। लॉरेंस बिश्नोई की सलमान खान से तो दुश्मनी थी, यह बात सबको पता है, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान के करीबियों को भी नहीं छोड़ेगा, इसका अंदाजा किसी को नहीं था। बाबा सिद्दीकी की हत्या में यही कहा जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने बाबा सिद्दीकी की हत्या इसी वजह से की क्योंकि बाबा सिद्दीकी सलमान खान का करीबी थे। लेकिन एक थ्योरी यह भी है कि लॉरेंस बिश्नोई अब अंडरवर्ल्ड डॉन और आतंकवादी दाऊद इब्राहिम के पूरे नेटवर्क और मुंबई में उसके बचे कुचे खौफ को भी खत्म करने में जुटा है। यानी जैसे डी गैंग होता था दाऊद का, वैसे अब एल गैंग लॉरेंस का अपना गैंग हो सकता है। इसलिए उसका गैंग हाई प्रोफाइल मर्डर करके दाऊद गैंग को मैसेज दे रहा है। लेकिन मुंबई में जिस तरह से सलमान खान के करीबी दोस्त बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई, उसने एक बार फिर मायानगरी में अंडरवर्ल्ड की आहट को बढ़ा दिया है। लोग उस दौर को याद कर रहे हैं जब मुंबई में डी कंपनी के गुर्गे इसी तरह बीच रोड पर गोलियां बरसाते थे। बस फर्क इतना है कि पहले ऐसे हत्याकांड डी कंपनी यानी दाऊद इब्राहिम के गुर्गे किया करते थे। अब नया नाम गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का सामने आ रहा है। हालांकि अभी इस मामले की जांच चल रही है, पुख्ता तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन शुरुआती जांच में तो लॉरेंस गैंग का ही सामने नाम आ रहा है। सवाल यह है कि बाबा सिद्दीकी की क्यों हत्या की गई? लॉरेंस बिश्नोई से बाबा सिद्दीकी की क्या दुश्मनी थी? और इसलिए कई सवाल हैं। क्या सलमान खान के करीबी दोस्त होने की वजह से बाबा सिद्दीकी को टारगेट किया लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने? क्या बाबा सिद्दीकी को मारकर सलमान खान को चेतावनी दी गई है कि अगला नंबर सलमान का है? या फिर बाबा सिद्दीकी की हत्या का सलमान खान से कोई कनेक्शन नहीं है, असल लड़ाई मुंबई के अंडरवर्ल्ड पर सिक्का जमाने की? क्या बाबा सिद्दीकी को मारकर नेता, अभिनेता, बिल्डर, लॉबी सबको मैसेज दिया गया है कि मुंबई का नया डॉन दाऊद इब्राहिम नहीं बल्कि लॉरेंस बिश्नोई होगा? क्योंकि अगर आप देखें, बाबा सिद्दीकी वो व्यक्ति थे जिनकी राजनीति से लेकर बॉलीवुड और बिल्डर लॉबी सब में अच्छी फैट थी। लॉरेंस बिश्नोई जैसा गैंगस्टर ये बात तो अच्छी तरह से समझता होगा कि मुंबई में अपराध की दुनिया में अपनी धाक जमानी है तो बाबा सिद्दीकी जैसी पर्सनालिटी को टारगेट कर सब में दहशत फैलाई जा सकती है। बाबा सिद्दीकी की हत्या के पीछे किसका नाम सामने आ रहा है, कितने रुपए में और किसने बाबा सिद्दीकी की सुपारी ली, ये सब आज आपको बताऊंगा। आपको यह भी बताऊंगा कि लॉरेंस और दाऊद का जो एंगल इसमें सामने आया है, क्या वो सलमान खान से जुड़ा है? सलमान खान अभी कहां हैं, किस हाल में हैं? सारी चीजें आपको बताऊंगा, लेकिन पहले आप सलमान खान की तस्वीरें देखिए। सलमान खान की ये तस्वीरें बहुत वायरल हो रही हैं। ये रविवार को उस वक्त की तस्वीर है जब सलमान खान बाबा सिद्दीकी के घर पहुंचे थे। उनके चेहरे पर अपने दोस्त बाबा सिद्दीकी को खोने का गम साफ दिखाई दे रहा था। सलमान खान की आंखें नम साफ साफ दिख रही थीं। जब बाबा सिद्दीकी की मौत की खबर मिली तब सलमान खान बिग बॉस की शूटिंग कर रहे थे। शूटिंग के वो बीच में छोड़कर ही वो अस्पताल पहुंचे। सलमान खान ये जानते थे कि उनकी जान को खतरा हो सकता है, लेकिन दोस्त की मौत की खबर सुनकर वो खुद को रोक नहीं सके। सलमान खान और बाबा सिद्दीकी की दोस्ती सालों पुरानी थी। सलमान खान जब भी कानूनी केस में फंसे, बाबा सिद्दीकी उनके साथ खड़े दिखाई दिए। कई बार तो सलमान खान की कोर्ट में पेशी के दौरान वहां बाबा सिद्दीकी मौजूद रहते थे। सलमान खान और बाबा सिद्दीकी की दोस्ती इतनी गहरी थी कि बाबा सिद्दीकी के कहने पर ही सलमान खान और शाहरुख खान के बीच जो कोल्ड वॉर चल रहा था वो खत्म बाबा सिद्दीकी ने कराया था। कहा जाता है कि बाबा सिद्दीकी सलमान की कोई बात टालते नहीं और सलमान खान भी बाबा सिद्दीकी का हर कहा मानते थे। बाबा सिद्दीकी की हत्या में जांच कहां तक पहुंची है, आज आपको यह भी बताऊंगा। उससे पहले इस केस से जुड़ा एक बहुत बड़ा खुलासा आपको बताता हूं। मुंबई पुलिस ने बताया कि सिर्फ बाबा सिद्दीकी नहीं बल्कि उनके बेटे जीशान सिद्दीकी भी हत्यारों के टारगेट पर थे। आरोपियों ने पूछताछ के दौरान यह खुलासा किया कि उन्हें पिता और पुत्र दोनों को मारने की सुपारी मिली थी। शूटर से यह कहा गया था कि पिता या पुत्र दोनों में से जो भी मिले उसे मार देना। जीशान सिद्दीकी को भी कुछ दिन पहले जान से मारने की धमकी मिल चुकी थी।
जीशान सिद्दीकी इस वक्त मुंबई के बांद्रा ईस्ट सीट से कांग्रेस के विधायक हैं। बाबा सिद्दीकी का बेटा भी टारगेट पर था। इस बात का खुलासा एक 4 सेकंड के कॉल से हुआ है। पुलिस ने जिन शूटर्स को गिरफ्तार किया, उन शूटर्स के कॉल डिटेल को खंगाला। शूटर्स ने हत्याकांड को अंजाम देने के ठीक बाद एक कॉल किया। 4 सेकंड की इस व्हाट्सएप कॉल में शूटर्स ने अपने किसी हैंडलर को बताया कि भाई सीनियर को ठोक दिया है। जांच एजेंसीज यही मान रही हैं कि सीनियर से मतलब बाबा सिद्दीकी से है और जूनियर का मतलब जीशान सिद्दीकी। पुलिस को उम्मीद है कि यह 4 सेकंड का आखिरी कॉल उन्हें हत्याकांड के मास्टरमाइंड तक पहुंचाएगा। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में अभी तक 6 आरोपी पुलिस की रडार पर आए हैं। पहला नाम 23 साल के गुरमेल बलजीत सिंह का है। हरियाणा के कैथल का रहने वाला है गुरमेल, अभी पुलिस की गिरफ्त में है। दूसरा नाम 19 साल के धर्मराज राजेश कश्यप का है, जो यूपी के बहराइच का रहने वाला है। इसे शुरू में नाबालिग आरोपी बताया जा रहा था, लेकिन जांच में इसके बालिग होने के सबूत मिले। तीसरा नाम शिव कुमार गौतम का है। यह आरोपी भी यूपी के बहराइच का रहने वाला है। शिव कुमार गौतम ने ही बाबा सिद्दीकी पर पहली गोली चलाई थी और यह अभी तक फरार है। चौथा आरोपी शुभम लोनकर है। इसे ही हत्या की प्लानिंग का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। शुभम लोनकर ने ही कथित वायरल पोस्ट में लॉरेंस गैंग की तरफ से हत्या की जिम्मेदारी ली थी। पांचवा आरोपी शुभम का भाई प्रवीण लोनकर है। दोनों भाई पुणे के रहने वाले हैं। आज ही पुलिस ने प्रवीण लोनकर को गिरफ्तार किया है। प्रवीण लोनकर पुणे में डेयरी का काम चलाता है। छठा आरोपी मोहम्मद जीशान अख्तर है, जो पंजाब के जालंधर का रहने वाला है। जीशान को भी हत्याकांड का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। उसके खिलाफ पहले से ही कई केस दर्ज हैं और फिलहाल वो भी फरार है। इन शूटर्स ने कैसे अपने प्लान को अंजाम दिया, इसके बारे में भी अब तक की जांच में सूत्रों से जो पता चला है वो आपको बताता हूं। शूटर्स कुर्ला में किराए पर 2 महीने से रह रहे थे। कुर्ला से तीनों शूटर्स ने कैब की और शनिवार की रात 8:30 बजे बांद्रा पहुंच गए। रात को 8:30 बजे बांद्रा में तीनों शूटर्स बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान की पार्टी दफ्तर के बाहर पहुंचकर इंतजार कर रहे थे। करीब आधा घंटा इन शूटर्स ने पूरी नजर रखी कि वहां कौन कौन आ रहा है, क्या कर रहा है, हमला करने का सही मौका कौन सा होगा। फिर रात को 9:15 बजे से 9:30 बजे के बीच आरोपी शूटर शिव कुमार गौतम ने अपनी पिस्टल से 6 राउंड फायरिंग की, जिसमें 2 गोलियां बाबा सिद्दीकी के सीने पर लगी और 1 गोली बाबा सिद्दीकी के कार पर लगी। उस वक्त किसी को कुछ समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है। आवाज सुनकर पुलिस कांस्टेबल दौड़कर गाड़ी के पास आए। उन्हें लगा कि कहीं पटाखे फूट गए। 2 आरोपी शूटर्स को तो पकड़ लिया गया, लेकिन शूटर शिव कुमार गौतम भीड़ के बीच से भागने में कामयाब हो गया। लेकिन शूटर्स को हायर करना, उन्हें पैसे देना, उन्हें टारगेट बताना, उन्हें हमले का टाइम बताना, यह सब शूटर से करवा कौन रहा था? 6 आरोपियों में से 3 तो शूटर्स हैं। 3 वो आरोपी हैं जो पर्दे के पीछे से पूरी प्लानिंग में शामिल थे, जिन्होंने शूटर्स को हथियार दिए, पैसे दिए, मुंबई में रहने का उनका इंतजाम किया। इसमें सबसे बड़ी भूमिका पुणे के लोनकर ब्रदर्स की बताई जा रही है। आरोप है कि इन दोनों भाइयों ने हत्याकांड के लिए पैसे का इंतजाम किया था। 3 शूटर्स में से 2 शूटर्स को प्रवीण लोनकर ने हायर किया था। आरोप है कि शुभम लोनकर सीधे लॉरेंस बिश्नोई के संपर्क में था। शुभम हिस्ट्री शीटर रहा है, हथियारों की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार हो चुका है। इस हत्याकांड में एक बड़ा रोल जीशान अख्तर नाम के आरोपी का भी बताया गया है। जीशान अख्तर पंजाब के में जालंधर का रहने वाला है। 24 साल के जीशान अख्तर की क्रिमिनल हिस्ट्री है। पुलिस के मुताबिक जीशान 22 शूटर्स का गैंग चलाता है। जीशान पर जालंधर में 30 लाख की उगाही करने का एक केस भी दर्ज है। 2022 में जीशान एक मर्डर और लूट के केस में पकड़ा गया था। मर्डर और लूट के केस में जीशान पटियाला जेल भेजा गया। इसी दौरान जेल में जीशान की लॉरेंस बिश्नोई गैंग के वो संपर्क में आया। इसी साल 7 जून को जीशान पटियाला जेल से बाहर आया। जेल से बाहर आते ही जीशान सबसे पहले हरियाणा के कैथल में शूटर गुरमेल सिंह के घर गया। हमले का ऑर्डर मिलते ही जीशान अपने शूटर्स को लेकर मुंबई निकल गया। पुलिस को शक है कि शूटर और उनके मास्टरमाइंड सब एक साथ मुंबई में ही रह रहे थे। अब आप देखिए किस तरह यह पूरी प्लानिंग रची गई। मुंबई से लेकर हरियाणा और यूपी तक इसका कनेक्शन कैसे निकल रहा है वो भी आपको बताता हूं। 3 में से 2 शूटर यूपी के बहराइच के बताए जा रहे हैं। एक शूटर हरियाणा के कैथल का, हत्याकांड की प्लानिंग करने वाले पंजाब के जालंधर से, और हत्याकांड के दूसरे मास्टरमाइंड महाराष्ट्र के पुणे से बताए जा रहे हैं। और टारगेट मुंबई में बाबा सिद्दीकी थे। शनिवार की रात जब बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई, तब से लेकर अब तक जो जानकारियां सामने आई, उससे समझ में यही आता है कि बाबा सिद्दीकी की हत्या के लिए बड़े स्तर पर प्लानिंग की गई। और न सिर्फ प्लानिंग की गई, बल्कि इस प्लान को अंजाम तक पहुंचाया गया।
पुणे में लोनकर ब्रदर्स ने यूपी के बहराइच से शिवकुमार गौतम और धर्मराज कश्यप को शूटर्स के तौर पर हायर किया। लोनकर ब्रदर्स की पुणे में डेयरी है और इसी डेयरी के करीब ही एक कबाड़ की दुकान है जिसमें शिवकुमार और धर्मराज काम करते थे। शिवकुमार कुछ साल पहले ही मजदूरी करने महाराष्ट्र गया था और इसने अपने ही गांव के धर्मराज को भी वहां बुला लिया। इधर जालंधर से जीशान अख्तर ने गुरमेल सिंह से उसके घर कैथल जाकर बात की और जेल से छूटे ये दोनों आरोपी महाराष्ट्र पहुंच गए। आप देख रहे कैसे पूरी सेटिंग हुई है। बाबा सिद्दीकी को मारने का जो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, उस कॉन्ट्रैक्ट को इन सभी ने मिलकर पूरे प्लान के साथ अंजाम दिया। मुंबई के जिस इलाके में तीनों शूटर्स कमरा लेकर रह रहे थे, पुलिस अब वहां भी छानबीन कर रही है। यह खुलासा हुआ है कि शूटर्स ने इसी कमरे में हत्या की फाइनल प्लानिंग को अंजाम दिया। तीनों शूटर्स मुंबई के कुर्ला पश्चिम इलाके के एक चौल में रूम लेकर रह रहे थे। एक पड़ोसी ने बताया कि तीनों 2 महीने पहले ही यहां रहने के लिए आए थे और किसी से बात नहीं करते थे। कब आते थे, कब जाते थे, कुछ किसी को पता नहीं था। इन लोगों से सिर्फ एक बार बात हुई थी, वो भी इंग्लिश में, और देखने में पहनावे से सब अच्छे घर के लग रहे थे। जहां ये आरोपी ठहरे हुए थे वहां से एक रिपोर्ट देखिए, फिर आपको बताता हूं कि लॉरेंस बिश्नोई आखिर ये सब करता क्या है, दाऊद का एंगल क्या है और क्या अगला टारगेट सलमान खान है। इस समय आपको हम वो सीधे तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर उस कमरे की खिड़की खुली हुई है। बताया जा रहा है कि यहीं पर जो देवा था वो रहता था और जो धर्मराज था वो भी यहाँ पे रहता था और उसका जो तीसरा जो साथी था वो भी यहाँ पे रहता था। अंदर की तरफ आप जो चप्पल देख रहे हैं उस पर गौर करने की जरूरत है, क्योंकि जो फोटोग्राफ जुहू बीच से सामने आई है जिसमें तीनों आरोपी देखे जा सकते हैं, उनमें से एक चप्पल आपको यहाँ पर दिख जाएगा। और अंदर भी अगर आप देखें तो कई सारे पानी के बॉटल्स यहाँ पर पड़े हुए हैं, चिप्स के पैकेट्स आपको दिखाई दे रहे होंगे, एक हेलमेट यहाँ पर दिखाई दे रहा है और कपड़ा जो वो लोग पहनते थे वो भी आपको यहाँ पर टंगा हुआ नजर आएगा। और जो खाने पीने के हैं डब्बे, यहाँ पर देखिए स्वीट का एक डब्बा है वो रखा हुआ है और इस तरीके की जो चीजें हैं वो सब यहाँ पे रखी हुई हैं। फिलहाल ताला लगा हुआ है इस रूम में। बताया जा रहा है कि 2 महीने से यहाँ पर रह रहे थे और अभी फिलहाल जो पुलिस है वो इस पूरे इलाके की जांच कर रही है। ताला लगा दिया गया है, कितने दिनों से यहाँ पर रह रहे थे, बहुत ज्यादा लोगों से बातचीत नहीं करते थे, ये भी चीज सामने। इतने हाई प्रोफाइल मर्डर के बाद जांच एजेंसीज में भी हड़कंप मचा हुआ है। कई राज्यों की पुलिस इस हाई प्रोफाइल मर्डर की गुत्थी सुलझाने में लगी हुई। दिल्ली पुलिस ने अपनी एक टीम भेजी है जिसमें लॉरेंस बिश्नोई के मामलों की जांच से जुड़े दिल्ली पुलिस के अधिकारी बाबा सिद्दीकी केस में मुंबई पुलिस की मदद करेंगे। मुंबई पुलिस ने गुजरात पुलिस से भी संपर्क किया है और कहा जा रहा है कि साबरमती जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई से भी पूछताछ होगी। यूपी में बहराइच के जो 2 शूटर्स धर्मराज और शिवकुमार थे उनके बारे में पुलिस जांच कर रही है। यह भी बड़ी चुनौती है क्योंकि इन दोनों का कोई पहले का क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। हरियाणा में कैथल के रहने वाले शूटर गुरमेल सिंह के बारे में हरियाणा पुलिस और जानकारियां जुटा रही है कि यह कैसे इस हत्याकांड में शामिल हुआ। मध्य प्रदेश में भी इस हत्याकांड से जुड़ी तफ्तीश चल रही है। कहा जा रहा है कि एमपी के उज्जैन से वो पिस्टल लाई गई थी जिससे बाबा सिद्दीकी की हत्या की गई। पुलिस अब इस हत्याकांड की हर एंगल से जांच कर रही है, जिसमें लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ होने के साथ ही बिजनेस राइवलरी का भी एंगल है, जिसमें बाबा सिद्दीकी का कंस्ट्रक्शन से जुड़ा कारोबार शामिल है। दरअसल मुंबई के बांद्रा इलाके में एक स्लम का रीडेवलपमेंट होना था जिसका बाबा सिद्दीकी का बेटा जीशान सिद्दीकी विरोध कर रहा था। जिस वक्त हत्या को अंजाम दिया गया उस वक्त बाबा सिद्दीकी बांद्रा में अपने बेटे जीशान के दफ्तर से ही लौट रहे थे। बाबा सिद्दीकी के मर्डर में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ है या नहीं, इस बात की जांच मुंबई पुलिस कर रही है। लेकिन जैसा कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग खुद दावा कर रहा है, अगर इस दावे में सच्चाई है तो यह बात हैरान करने वाली है कि जेल में बैठे बैठे लॉरेंस बिश्नोई मर्डर करवा कैसे देता है। कैसे वो प्लानिंग करता है कि जेल से ही ऑर्डर देकर बाहर अपने दुश्मन को निपटा देता है। लॉरेंस बिश्नोई इस समय गुजरात की साबरमती जेल में बंद है। लॉरेंस बिश्नोई 2015 से यानी पिछले 9 साल से जेल में बंद है, आज से नहीं। 2021 में लॉरेंस को राजस्थान की जेल से तिहाड़ लाया गया था, फिर 2023 में लॉरेंस बिश्नोई को साबरमती जेल भेज दिया गया। लॉरेंस बिश्नोई ने जेल में बैठे बैठे बाहर कितने बड़े बड़े कांड करवाए हैं, आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। मई 2022 में पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या लॉरेंस बिश्नोई ने करवाई। दिसंबर 2023 में करणी सेना के अध्यक्ष गोगा मेडी की हत्या करवाई लॉरेंस बिश्नोई।
सलमान खान के घर अप्रैल 2024 में 5 राउंड फायरिंग करवाई गई थी, उसमें भी आरोप लॉरेंस बिश्नोई के लोगों पर लगा। अब एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या अपने शूटर से करवा दी। गुजरात की साबरमती जेल में बैठे बैठे लॉरेंस बिश्नोई ये सब कैसे कर रहा है, यह सबसे बड़ा सवाल है। लॉरेंस बिश्नोई पिछले 7-8 साल से क्राइम की दुनिया का सबसे बड़ा नाम बन चुका है। कहा जा रहा है कि देश भर के 11 राज्यों में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गे हैं। लॉरेंस बिश्नोई के गैंग में 700 से ज्यादा शूटर्स बताए जा रहे हैं। अकेले पंजाब में लॉरेंस बिश्नोई के 300 से ज्यादा शूटर्स हैं। इसके अलावा यूपी, हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, राजस्थान, झारखंड, इन सारे राज्यों में लॉरेंस बिश्नोई के शूटर्स हैं। और सिर्फ देश ही नहीं, अमेरिका, कनाडा, दुबई, पाकिस्तान में भी लॉरेंस के गुर्गे हैं। आप सोचिए लॉरेंस बिश्नोई आज की डेट में कितना बड़ा नाम अपराध की दुनिया में बन गया है। लॉरेंस बिश्नोई के बारे में कहा जा रहा है कि जिस तरह से इसने अपना नेटवर्क फैलाया, उससे इसने एक तरह से दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी की दुकान बंद कर दी। बिश्नोई गैंग ठीक उसी तरह से काम कर रहा है जिस तरह से 90 के दशक में दाऊद इब्राहिम का गैंग काम करता था। बिश्नोई गैंग दाऊद के गैंग का भारत से सफाया करना चाहता है, इसलिए यह गैंग खुलकर धमकाता भी है कि जो दाऊद गैंग की मदद करेगा उन सब का हिसाब होगा। कहा जा रहा है कि बिश्नोई गैंग बॉलीवुड में दाऊद के नेटवर्क को पूरी तरह से खत्म करने में लगा है, जिसके लिए वो बाबा सिद्दीकी जैसी हत्याएं करवाता। इसीलिए आप देखिए कि बाबा सिद्दीकी की हत्या के अगले दिन सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल होने लगा, जिसे लॉरेंस गैंग की तरफ से अपलोड किए जाने का दावा है। इस पोस्ट में लिखा क्या था कि सलमान खान, ये पोस्ट में लिखा है कि सलमान खान, हम ये जंग नहीं चाहते थे, लेकिन तुमने हमारे भाई का नुकसान करवाया। आज जो बाबा सिद्दीकी के शराफत के पुल बना रहे हैं, एक टाइम में दाऊद के साथ मकोका एक्ट में था। इसके करने का कारण अनुज थापन और हत्या करने का कारण अनुज थापन और दाऊद को बॉलीवुड राजनीति, प्रॉपर्टी डीलिंग से जोड़ना था। हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, पर जो भी सलमान खान और दाऊद गैंग की हेल्प करेगा, अपना हिसाब किताब लगा के रखना। हमारे किसी भी भाई को कोई भी मरवाएगा तो हम प्रतिक्रिया जरूर देंगे। हमने पहला वार कभी नहीं किया। आज की डेट में लॉरेंस बिश्नोई ने जेल में बैठे बैठे अपना इतना खौफ बना दिया है कि बॉलीवुड में सलमान खान जैसे सुपरस्टार और उनसे जुड़े हुए लोग टेंशन में हैं, तनाव में हैं कि कब कहां से लॉरेंस बिश्नोई गैंग का कौन सा शूटर निकला है। लॉरेंस बिश्नोई क्राइम की दुनिया का इतना बड़ा नाम कैसे बना, इसकी भी कहानी आपको आगे बताऊंगा। लेकिन आपको पहले यह देखना चाहिए कि लॉरेंस बिश्नोई के बारे में जो जांच एजेंसियों ने डोजियर दिया था, उसमें लॉरेंस बिश्नोई के बारे में क्या बताया गया था। इस डोजियर में बताया गया है कि 33 साल का लॉरेंस बिश्नोई 9 साल से देश के अलग अलग जेलों में रह रहा है। लॉरेंस पर 33 से ज्यादा केस चल रहा है। सिर्फ एक केस में यह दोषी साबित हुआ है। जिस केस में लॉरेंस कन्विक्टेड है, उसमें भी अधिकतम सजा 3 साल की ही है। लॉरेंस के खिलाफ 33 से ज्यादा केस में ज्यादातर मर्डर, एक्सटॉर्शन और मकोका के केस हैं। लॉरेंस बिश्नोई अब तक पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और दिल्ली की जेल में रह चुका है। जेल में रहने के दौरान ही लॉरेंस बिश्नोई ने अपना नेटवर्क और बढ़ा लिया और खूंखार क्रिमिनल्स को अपने नेटवर्क में शामिल किया, जिसमें से कई शार्प शूटर्स हैं। लॉरेंस बिश्नोई के इतने बड़े गैंगस्टर बनने की कहानी भी बड़ी गजब है। लॉरेंस बिश्नोई पंजाब के फाजिल्का का रहने वाला है। लॉरेंस के पिता पुलिस कांस्टेबल थे। लॉरेंस बिश्नोई का असली नाम सतविंदर सिंह है। पुलिस रिकॉर्ड में उसका यही नाम है, सतविंदर सिंह। बचपन में लॉरेंस बिश्नोई स्पोर्ट्स में बड़ा एक्टिव था, कुश्ती लड़ता था। लॉरेंस बिश्नोई के पिता उसे आईएएस बनाना चाहते थे, लेकिन वो कुछ और ही बन गया। 12वीं की पढ़ाई के बाद लॉरेंस बिश्नोई चंडीगढ़ चला गया और वहां के डीएवी कॉलेज में पढ़ने लगा। डीएवी कॉलेज में पढ़ाई के दौरान लॉरेंस छात्र राजनीति में भी आ गया और अपना संगठन बना लिया। लॉरेंस वहां वकालत की पढ़ाई करने लग गया और वकालत की पढ़ाई करते करते कब जुर्म की दुनिया में आ गया, किसी को पता नहीं चला। डीएवी कॉलेज में ही लॉरेंस बिश्नोई की दोस्ती गोल्डी बरार से हुई, जो खुद एक गैंगस्टर है और इस वक्त कनाडा या अमेरिका में है। लॉरेंस पर पहला बड़ा केस 2012 में दर्ज हुआ। यह केस चंडीगढ़ में दर्ज हुआ, जो हत्या की कोशिश और दंगे का केस था। इस केस में लॉरेंस जमानत पर बाहर आया, तो इसके बाद लॉरेंस ने जुर्म की दुनिया में ऐसी एंट्री ली कि फिर पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। जब लॉरेंस को लंबे वक्त के लिए जेल में भेजा गया, तो इसने जेल से ही अपनी फौज बना ली और वहीं से वसूली, धमकी, हत्याएं करवाने लगा। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई की सलमान खान से क्या दुश्मनी है? क्यों सलमान खान के पीछे पड़ा है लॉरेंस बिश्नोई, जिसकी वजह से कभी सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग करवाता है, कभी सलमान खान के करीबियों को निशाना बनाता है? इस दुश्मनी के बारे में भी आपको बताता हूं। सलमान खान और लॉरेंस बिश्नोई की दुश्मनी की वजह है काला हिरण।
साल 1998 में सलमान खान पर काले हिरणों के शिकार का आरोप लगा था। आरोप था कि सलमान खान ने जोधपुर के पास कांकाणी गांव में 2 काले हिरणों को मार गिराया था। राजस्थान में बिश्नोई समाज काले हिरणों को परिवार की तरह मानता है। बिश्नोई समाज काले हिरणों की पूजा करता है। लॉरेंस बिश्नोई भी बिश्नोई समाज से आता है और इसी वजह से सलमान खान को दुश्मन मानता है। लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान से इस मामले में माफी मांगने के लिए कहा था। 2 बार पहले भी लॉरेंस बिश्नोई सलमान की हत्या की साजिश रच चुका है। काले हिरणों का शिकार करने के मामले में सलमान खान को 5 साल की सजा भी सुनाई गई थी और इस चक्कर में साल 2018 में सलमान खान को 2 दिन जोधपुर जेल में रहना भी पड़ा था। बाद में जमानत मिलने पर सलमान खान जेल से रिहा हुए, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई की नजर में सलमान खान आज भी गुनहगार है और वो सलमान खान से हर हाल में काले हिरणों की शिकार का बदला लेने की कसम खा चुका है। इसी वजह से बाबा सिद्दीकी की हत्या का सलमान खान से कनेक्शन जोड़ा जा रहा है और इसके लिए वजह भी गिनाई जा रही है। जैसे लॉरेंस गैंग सलमान खान को अपना दुश्मन नंबर 1 मानता है। 6 महीने पहले लॉरेंस गैंग ने मुंबई में सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट पर फायरिंग करवाई। इससे पहले लॉरेंस गैंग कई बार सलमान खान को धमकी भरी चिट्ठियां भेज चुका है। 2018 में लॉरेंस गैंग ने ऐलान किया था कि काले हिरण के शिकार के लिए वो सलमान खान से बदला लेकर रहेगा और उन्हें नहीं छोड़ेगा। कुछ वक्त पहले जेल से ही लॉरेंस का एक इंटरव्यू भी सामने आया जिसमें उसने सलमान खान को जान से मारने की धमकी भी दी। सलमान खान और लॉरेंस बिश्नोई की दुश्मनी के बीच राखी सावंत का एक पुराना वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में राखी सावंत कान पकड़कर उठक बैठक करते हुए कह रही है कि सलमान खान उनके भाई हैं, वो सलमान की तरफ से बिश्नोई समाज से माफी मांगती हैं। राखी सावंत ने तब कहा था कि मेरे भाई को माफ कर दो, उन्हें टारगेट मत करो। एक बार वीडियो दिखाइए। मैं बिश्नोई समाज से माफी मांगती हूँ राखी सावंत, प्लीज मेरे सलमान भाई की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। मैं माफ कर दो भैया। मैं ये लो भाई, मैं सलमान खान की तरफ से मैं बिश्नोई समाज से माफी मांगती हूँ कि भैया माफ कर दो, लेकिन मेरे भाई सलमान पर बुरी नजर मत रखो, उनको टारगेट मत करो। वो गरीबों का दाता है। मैं बिश्नोई समाज से माफी मांगती हूँ राखी सावंत, प्लीज मेरे सलमान भाई की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। लेकिन बाबा सिद्दीकी मुंबई के लिए एक बड़ा नाम था, चाहे बात बॉलीवुड की हो या फिर राजनीति की। इसलिए बाबा सिद्दीकी की सरेआम हत्या पर मुंबई समेत पूरे देश में राजनीति गर्मा गई। महाराष्ट्र में चुनाव भी हैं, इसलिए राजनीति चरम पर है। इंडी गठबंधन के तमाम नेता महाराष्ट्र में लॉ एंड ऑर्डर का सवाल उठा रहे हैं। बाबा सिद्दीकी की हत्या पर महाराष्ट्र में सरकार और विपक्ष के बीच वार पलटवार चल रहा है। विपक्ष का कहना है कि राज्य सरकार को इस हत्या पर जवाब देना होगा क्योंकि सत्ताधारी दल के एक बड़े नेता की हत्या हो गई। क्योंकि बाबा सिद्दीकी एनसीपी का जो गुट है अजीत पवार वाला, उसके नेता थे, जबकि वो नेता पहले ही अपनी जान को खतरा बता चुके थे। लेकिन सुरक्षा के बावजूद उनकी हत्या कैसे हो गई? पूरी तरह से इंटेलिजेंस की नाकामी है। लेकिन शिंदे सरकार का कहना है कि सरकार ने तुरंत एक्शन लिया, पुलिस ने भी तुरंत कार्रवाई की। घटना वाली जगह पर ही 3 में से 2 शूटर्स को पकड़ लिया गया। 24 घंटे के अंदर 3 गिरफ्तारियां की गई। हर एंगल से हत्या की जांच की जा रही है। भले ही बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले में शिंदे सरकार तुरंत एक्शन होने की बात कर रही है, लेकिन विपक्ष इस हत्याकांड को लेकर हमलावर है। आज शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने शिंदे सरकार को पिछले दिनों यौन शोषण केस में हुए एनकाउंटर की याद दिलाई और कहा कि जिस तरह उस एनकाउंटर के बाद सीएम ने खुद को सिंघम घोषित कर दिया था, तो वही सिंघमगिरी बाबा सिद्दीकी के हत्यारों पर भी दिखानी चाहिए। संजय राउत को सुनिए एक बार। ये डुप्लीकेट सिंघम लोग तो अक्षय सिंधु को गोली मारने के बाद अपने आप को सिंघम घोषित कर दिया। अब सिंघमगिरी आप भी दिखाइए ना। वो लड़के को गोली मारा ना, उसके हाथ में हथकड़ी थी, चेहरे पे बुरखा था और गोली मार दी। ये उनकी मर्दानगी है। अगर मर्दानगी दिखानी है तो आप बाबा सिद्दीकी के ऊपर जिसने गोली चलाई, उनके जो सूत्रधार है उनके ऊपर इनकाउंटर कर दीजिए। अगर आपकी हिम्मत है, आप सचमुच मर्द है महाराष्ट्र के, तो दिखाइए हिम्मत है। हालांकि उद्धव ठाकरे की पार्टी अकेली नहीं है जो बाबा सिद्दीकी हत्याकांड को लेकर शिंदे सरकार को घेर रही है। महाराष्ट्र में जल्दी ही विधानसभा चुनाव होने हैं, इसलिए महाराष्ट्र ही नहीं, इंडी गठबंधन के दूसरे नेता भी महाराष्ट्र सरकार को निशाने पर लेने से नहीं चूक रहे। महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रमुख नाना पटोले ने कहा कि जब नेता सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी कैसे सुरक्षित होगा। वहीं यूपी के फैजाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकती। कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा कि गैंगस्टर जेल से ऑपरेट कर रहे हैं, यह केंद्रीय गृह मंत्री की नाकामी है।
शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने बाबा सिद्दीकी हत्याकांड की जांच सीबीआई को सौंपने की मांग की। यानी सिर्फ कांग्रेस और इंडी गठबंधन ही नहीं, असदुद्दीन ओवैसी भी बाबा सिद्दीकी हत्याकांड पर हो रही राजनीति में कूद गए। कोई इस हत्याकांड को महाराष्ट्र सरकार की नाकामी बता रहा है, तो कोई मुंबई पुलिस के काम में राजनीतिक दखल पर सवाल उठा रहा है। आप भी देखिए विपक्ष किस तरह शिंदे सरकार पर अटैक कर रहा है। ये मुंबई के लिए जो भारत का एक फाइनेंशियल कैपिटल है, ये मैसेजिंग जो हो रही है बहुत गलत मैसेजिंग जा रहा है और इसकी पूरी जिम्मेदारी मेरी नज़र में वहाँ की सरकार पर आयद होती है। और यकीनन ये आने वाले चुनाव में लॉ एंड ऑर्डर का मसला और इनका सेलेक्टिव कानून का इस्तेमाल या फिर आंखें बंद कर लेना उन लोगों के ख़िलाफ़ जो कानून अपने हाथ में लेते हैं, जो गाली देते हैं, जो हिंसा की बात करते हैं, जो धर्म संसद करके गा लेते हैं, कोई सरकार कोई काम ही नहीं कर रही, सिर्फ अपनी चमड़ी बचाने के लिए काम कर रहे हैं। तो यही हालात पैदा होने वाले हैं महाराष्ट्र में और इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा विधानसभा के चुनाव में। 2 महीने से 1-2 आदमी उधर आके रहते और पुलिस को पता नहीं चलता है किस काम के लिए आए हैं, वो दररोज जाते किधर है। तो हमेशा बात कर रहा हूँ कि पुलिस में इंटरफियरेंस करना बंद कर दो। राजनीतिक दलों का, खास करके सत्ताधारियों का, जो पुलिस के तलाश में जो इंटरफियरेंस हो रहा है, उसके वजह से मुंबई के 12 बज गए। अगर 2 हफ्ते पहले आपको पता था कि उनको ऐसी सिक्योरिटी बड़े थ्रेट है, तो उसको सिक्योरिटी बढ़ाई क्यों नहीं गई उनकी? सोचना चाहिए था सरकार की, इनकी मूवमेंट में ध्यान रखना था। ऐसा इतना कैजुअलनेस इस सरकार का है, कितने बड़े नेता का खून भी होता है, फिर भी आप कैजुअली लेंगे और उसको जस्टिफाई करेंगे। शेम ऑन सच अ गवर्नमेंट। इसमें कोई दो राय नहीं कि सरकार से सवाल पूछे जाने चाहिए, लेकिन जो लोग सवाल पूछ रहे हैं उनका खुद का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है? उनकी खुद की सरकारों के समय मुंबई में दाऊद गैंग कैसे एक्टिव रहता था, कितनी हत्याएं होती थी। इसी मुंबई में 26/11 जैसा आतंकी हमला हो गया था और इन्हें भनक तक नहीं लगी थी। यहां कम से कम 2 शूटर तुरंत पकड़ लिए गए और बाकी की कार्रवाई हो रही। हालांकि इसमें चूंकि अभी महाराष्ट्र में चुनाव है, बाबा सिद्दीकी चूंकि मुस्लिम वोट बैंक से जुड़े हुए थे, तो इसमें मुस्लिम वोट बैंक को एकत्रित करने का भी राजनीतिक प्रयास हो रहा है। लेकिन सरकार को भी सवालों के जवाब देने चाहिए। विपक्ष के इन हमलों के बीच महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने भी जवाब दिया कि उद्धव ठाकरे की सरकार में कानून व्यवस्था का क्या हाल था। यह याद दिलाने की जरूरत नहीं, क्योंकि उद्धव के राज में उनके गृह मंत्री तक जेल चले गए थे। आप भी सीएम एकनाथ शिंदे को सुनिए। महाविकास आघाड़ी में तो गृह मंत्री जेल में गए थे, इतनी कानून व्यवस्था बिगड़ चुकी थी। उद्योगपति के नीचे बम लगा रहे थे, पुलिस वाले उसमें शामिल थे, पुलिस वाले हर होटल से पैसे की उगवाई कर रहे थे। अभी उस वक्त कानून व्यवस्था रखने वाले गृह मंत्री जेल में थे। अभी जो भी कानून हाथ में लेगा उसको बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा, उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, फांसी की सजा होगी। निश्चित रूप से उसके लिए पूरी कोशिश हम करेंगे। विपक्ष के हमलों के बीच महाराष्ट्र सरकार में मंत्री छगन भुजबल ने भी बाबा सिद्दीकी की हत्या पर सवाल उठाए। छगन भुजबल ने कहा कि अगर जल्दी ही इस हत्याकांड के मास्टरमाइंड को नहीं पकड़ा गया तो लोगों का मुंबई पुलिस से भरोसा उठ जाएगा। छगन भुजबल को सुनिए। ये सब क्यों हो रहा है? ये 2 आदमी पकड़े न 3 आदमी पकड़े, ये तो सिर्फ जो है ये 50 हज़ार रुपए देकर जो है और पिस्तौल देके जो है काम करने वाले जो बच्चे लोग हैं, इसके पीछे का ब्रेन और ये कॉन्ट्रैक्ट किसने दिया था, काहे के लिए दिया था, उसको ढूंढना ये मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र पुलिस का जो है ये इम्तिहान है। मैं समझता हूँ कि जल्द से जल्द वो उस इम्तिहान में पास होने की कोशिश करे, नहीं तो जो है मुंबई के लोगों का जो है विश्वास जो है पुलिस के ऊपर से जो है ढल जाएगा। यानी महाराष्ट्र में चुनाव है, इसलिए हंगामा थोड़ा ज्यादा मचा हुआ है, लेकिन क्या इसका चुनावों पर असर पड़ेगा? क्या लॉरेंस बिश्नोई गैंग अब सलमान खान को टारगेट करेगा? इस पर हमारी नजर रहेगी, आपको अपडेट देंगे। फिलहाल पाठशाला में अगली क्लास, पुलिस और पब्लिक आमने सामने। सीएम योगी ने बहराइच हंगामे पर क्या ऐलान किया? यूपी के बहराइच में मूर्ति विसर्जन के दौरान गोली किसने चलाई? कभी शोभा यात्रा, कभी मूर्ति विसर्जन टारगेट। हिंदू त्योहारों को बार बार निशाना बनाने के पीछे कौन है? अब इसका चैप्टर। बीते कुछ सालों में हिंदू त्योहारों को टारगेट करने का एक ट्रेंड सा चल रहा है, ऐसा लगता है।
हिंदुओं का एक भी त्योहार या शोभा यात्रा ऐसी नहीं होती जिस पर हमला ना हुआ, कहीं ना कहीं हो ही जाता है। इसी साल में अगर आप देख लीजिए, गणपति महोत्सव से लेकर रामनवमी और अब दुर्गा विसर्जन के दौरान शहर शहर बवाल हो रहा है। कल यूपी के बहराइच में तो पहले दुर्गा विसर्जन यात्रा पर पथराव हुआ और इसके बाद एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। धार्मिक जुलूस में हिंदू युवक की हत्या के बाद पूरा बहराइच जल उठा, जगह जगह आगजनी हुई, लोगों के घरों में आग लगा दी गई। पुलिस और जनता आमने सामने आ गए, जिसके बाद बहराइच से लेकर लखनऊ तक शासन प्रशासन एक्टिव हो गया। हालात को काबू में करने के लिए पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारियों ने बहराइच में ही डेरा डाल रखा है। एसएचओ और चौकी इंचार्ज को सस्पेंड कर दिया गया है। अफवाह फैलाने वालों पर सख्त एक्शन के निर्देश दिए हैं यूपी सरकार ने। साथ ही कई इलाकों में इंटरनेट बंद होने की खबरें भी हैं। वहीं अब इस मामले में सियासत तेज हो गई है। पहले बहराइच में हुए बवाल की तस्वीरें देखिए, उसके बाद आपको दिखाऊंगा योगी की पुलिस का एक्शन और इस पर अखिलेश यादव कैसी सियासत कर रहा है। वो घर है जिस पर आरोप है कि इसी घर में राम गोपाल मिश्रा की हत्या हुई। ये तमाम जो घरों में थे उनको जो है उनके घरों को आग के हवाले कर दिया गया है। कल और आज जो भी बहराइच में हुआ, एक एक डिटेल आपको जाननी चाहिए, लेकिन पहले वो देखिए, वो वीडियोस देखिए जो सबसे ज्यादा चर्चा में रहा। बहराइच में बिगड़ते हालात को संभालने के लिए एसटीएफ चीफ अमिताभ यश ने खुद कमान संभाली। एक हाथ में ब्लैक गॉगल और दूसरे हाथ में लोडेड पिस्टल लिए वो बहराइच की सड़कों पर उपद्रवियों के सामने उतर गए। इतने बड़े अधिकारी की ऐसी तस्वीर शायद ही इससे पहले किसी ने देखी होगी। जरा आप तस्वीर देखिए। अमूमन आला अधिकारी मौके का जायजा लेने पहुंचते हैं, जिले के अधिकारियों से रिपोर्ट लेते हैं और ज्यादा से ज्यादा कार्रवाई के आदेश देते हैं। लेकिन एसटीएफ चीफ अमिताभ यश तो सीधे एक्शन में दिखे। ना गाड़ी में बैठे, ना अधिकारियों से कोई रिपोर्ट मांगी, सीधे खुद स्पॉट पर गए और एक्शन में जुट गए। अमिताभ यश और गृह सचिव संजीव गुप्ता सीएम योगी के निर्देश पर बहराइच पहुंचे थे। आदेश था कि किसी भी स्थिति में हिंसा को रोकिए, जिसके बाद अमिताभ यश ने पुलिसकर्मियों को सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए और अधिकारियों के साथ फ्लैग मार्च भी निकाला। इससे पहले तनाव को देखते हुए खुद एसपी वृंदा शुक्ला ने मोर्चा संभाल रखा था। वो भारी पुलिस बल के साथ सड़क पर उतरी। एसपी के नेतृत्व में भारी संख्या में पुलिस ने उपद्रव वाले इलाकों में फ्लैग मार्च भी किया, जिसकी आप तस्वीरें देख रहे हैं। ग्राउंड पर भारी पुलिस बल होने के बाद भी यूपी एसटीएफ चीफ अमिताभ यश को खुद मैदान में इसलिए उतरना पड़ा क्योंकि बहराइच में शुरू हुआ बवाल 12 घंटे बाद भी थम नहीं रहा था। एक रात पहले शुरू हुआ विवाद बढ़ता जा रहा था। पहले फायरिंग में एक युवक की मौत हुई, जिसके विरोध में बाजार में आगजनी शुरू हुई। गुस्साए लोगों ने न सिर्फ दुकानों, गाड़ियों और अस्पताल को निशाना बनाया, कई घरों को भी आग के हवाले कर दिया गया। मौके पर प्रशासन की टीम मौजूद थी, लेकिन हंगामा कर रहे गुस्से के आगे कोई कुछ नहीं कर पा रहा था। ऐसा माहौल था कि कुछ घंटों के लिए उपद्रवियों ने इस इलाके को हाईजैक सा कर लिया। बहराइच के महाराजगंज बाजार में भड़की हुई भीड़ बेकाबू हो चुकी थी। घंटों तक भीड़ उपद्रव मचाती रही। इस दौरान दुकान के बाहर खड़ी एक कार को लोगों ने फूंक डाला। उपद्रवियों ने कार और दुकानों को तो आग के हवाले किया ही, बाइक के एक शोरूम में भी जमकर तोड़फोड़ की। तोड़फोड़ के बाद बाइक के शोरूम को भी आग के हवाले किया गया, जिसमें कई बाइक्स जलकर राख हो गई। बहराइच की सड़कों पर इसी तरह कई घंटों तक बवाल होता रहा। गुस्साई भीड़ को रोकने वाला कोई नहीं था। जो भी सामने आया, भीड़ ने उसे आग के हवाले कर दिया। देखिए, बाइक शोरूम में आगजनी के बाद उपद्रवियों ने एक अस्पताल को भी आग के हवाले कर दिया, उसकी भी तस्वीर। सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए आगजनी और उपद्रव करने वालों पर पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। पुलिस के इस एक्शन के बाद प्रदर्शनकारी भागते हुए दिखाई दिए। उग्र होते प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने टीयर गैस का भी इस्तेमाल किया। बहराइच में उपद्रव के दौरान हमारे रिपोर्टर मौजूद थे। हमारे सहयोगी विनोद मिश्रा ने बहराइच में ग्राउंड जीरो से पल पल की अपडेट दी। उपद्रवियों के बवाल और आगजनी से लेकर पुलिस के एक्शन को कवर किया। इस दौरान आग में घिरा एक परिवार दिखा जो कि जान बचाने की गुहार लगा रहा था। जरा वहां की रिपोर्ट देखिए, ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। गाड़ियों को आग के हवाले किया गया। अब जो है वो देखिए कैसे जो है तमाम जो लोग हैं वो जो है
भैया नहीं आप परेशान हो, आप घर में जाओ। ये तमाम लोग जो घरों में थे उनको जो है उनके घरों को आग के हवाले कर दिया गया है और अब प्रशासन कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से इन आगों पे काबू पाया जाए। तमाम जो लोग हैं वो कोशिश कर रही है कि अब फायर ब्रिगेड जो है देखिए इन आग को बुझाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि घर पे परिवार के अंदर लोग हैं। अभी परिवार ये हमारे 2 बच्चे खत्म हो गए सर। कहाँ? हमारे बच्चे बाहर कहाँ लेके गए सर? हमको लोग को बचा लीजिए सर, हमको हिरासत में ले लीजिए बाबूजी, कोई दिक्कत नहीं, हमको हिरासत में ले लीजिए। परेशान हो ये पुलिस आ गई है, परेशान है। तो तमाम जो लोग हैं वो परेशान हैं कि उनका कहना है कि घरों को आग के हवाले कर दिया गया है और अब जो स्थिति है वो पुलिस फोर्सेस पहुंचकर उसे कंट्रोल में लेने की कोशिश कर रही है। तो बहराइच में इतना बवाल हुआ क्यों और कैसे हिंसा की शुरुआत हुई, उसकी पूरी टाइमलाइन आपको बताता हूं। बहराइच के महाराजगंज कस्बे में रविवार को दुर्गा प्रतिमा को विसर्जन के लिए जुलूस निकाला गया। विसर्जन का जुलूस जब मस्जिद के सामने से गुजरा तो डीजे बजाने से मना करने पर विवाद हुआ। इसके बाद धार्मिक झंडा लगाने पर बहस शुरू हुई, जिसके बाद बवाल बढ़ता चला गया। इस दौरान एक घर से पथराव और फायरिंग होने लगी। पथराव में दुर्गा मूर्ति खंडित हो गई, जिसके बाद बवाल और बढ़ गया। इस दौरान यात्रा में शामिल राम गोपाल मिश्रा की गोली लगने से मौत हो गई। राम गोपाल मिश्रा की मौत के बाद भीड़ भड़क गई और फिर वहां हंगामा शुरू हुआ। एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें जुलूस पर पत्थरबाजी करने वाले दिखाई दिए। इन्हीं आरोपियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर ग्रामीणों ने बवाल काटना शुरू किया। मौके पर भारी पुलिस मौजूद थी, इसके बावजूद आगजनी हुई और विसर्जन जुलूस को रोक दिया गया। हालात बिगड़ता देख पुलिस एक्शन में आई और आरोपियों पर केस दर्ज कर लिया गया। पुलिस की एफआईआर में अब्दुल हमीद, सरफराज, फहीम, साहिर खान, ननकाऊ और मारूफ अली को नामजद आरोपी बनाया गया है और एक्शन लेते हुए तुरंत ही 30 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया। नामजद आरोपियों में से राजा उर्फ साहिर खान गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है, लेकिन यह साफ नहीं हो पाया कि रामगोपाल को गोली मारी किसने। इस बीच एक वीडियो वायरल होने लगा जिसमें एक शख्स राइफल लिए हुए दिखाई दे रहा है। ये आप तस्वीर देखिए, ये वीडियो वायरल है और इसमें एक शख्स दिखाई दे रहा है जिसके पास राइफल है, लेकिन क्या इसी ने गोली मारी अभी कहा नहीं जा सकता। पुलिस जांच कर रही है। बहराइच बवाल की पड़ताल में अब यह बात निकलकर सामने आ रही है कि पथराव के बाद मूर्ति विसर्जन जुलूस 25 मिनट तक वहीं रुका रहा। इसी दौरान पथराव से नाराज कुछ लोगों ने दुकान के बाहर लगे लोहे के गेट को पीटना शुरू कर दिया, जिसके बाद जोश में रामगोपाल मिश्रा दुकान की छत पर चढ़ गया। बताया जा रहा है कि आरोपी उसे खींचकर अपने साथ ले गए, लेकिन तब भी किसी ने यह नहीं सोचा था कि उसकी बेरहमी से हत्या कर दी जाएगी। इस वीडियो में आपको उस घर के बाहर जुटी पुलिस दिखाई दे रही है जहां से रामगोपाल का शव निकला। रामगोपाल का शव देखकर लोगों में गुस्सा दिखाई दिया, लेकिन कानून व्यवस्था को हाथ में नहीं लिया लोगों ने, बल्कि नारेबाजी करके रुक गए। बताया जा रहा है कि उनका गुस्सा कई घंटे बाद तब भड़का जब रामगोपाल का शव पोस्टमार्टम के बाद बाहर आया और पोस्टमार्टम में उसका शरीर गोलियों से छलनी दिखा। शरीर पर चाकू के हमले और नाखून उखाड़कर ले जाने की बात भी सामने आई है। देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। क्या उत्तर प्रदेश को अशांति की राह पर धकेलने के लिए यूपी में एक बड़ी साजिश रामगोपाल के जरिए रची गई? क्या रामगोपाल की हत्या एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा थी? प्रतिमा विसर्जन का दिन क्या जानबूझ के रखा गया था ताकि माहौल को खराब किया जा सके और इस हत्या के जरिए उत्तर प्रदेश में शांति भंग की जा सके? ये बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन सवाल इस वजह से चूंकि यूपी में उत्तर प्रदेश सरकार कानून व्यवस्था के मोर्चे पर जीरो टॉलरेंस की नीति को आगे रखकर काम करती है, लेकिन बहराइच में जो कुछ हुआ उसने कई सारे सवाल खड़े किए। कई सवाल खड़े हुए हैं, लेकिन एक सवाल जो हर कोई पूछ रहा है सोशल मीडिया से लेकर दूसरी जगह कि बार बार हिंदू पर्व त्योहार पर ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं? ये घरों पर इतने पत्थर कैसे आ जाते हैं? जब भी किसी मस्जिद के पास से शोभा यात्रा निकलती है, कोई इस तरह की यात्रा निकलती है, इस तरह से पत्थर कहां से आ जाते हैं? पत्थर कहां से चलने लगते हैं? बवाल क्यों हो जाता है? और अलग अलग राज्यों में हो रहा है, सिर्फ यूपी की बात नहीं है। बंदूक कहां से आ जाती है? और अगर रामगोपाल ने झंडा निकाला और इस बात का गुस्सा भी था तो एफआईआर करोगे कि गोली मार दोगे उसको? झंडा उतार लिया, अगर आपको यह बात पसंद नहीं आई तो पुलिस से शिकायत करोगे या उसको गोली मार दोगे, छलनी कर दोगे? यह सवाल पूछ रही है पब्लिक कि यह कौन सा हिसाब चल रहा है। रामगोपाल की मां ने दावा किया कि उनके बेटे को 24 गोलियां मारी गई।
सिर पर गड़ासे से वार हुआ और पिलास से नाखून तक उखाड़े गए। सुनिए रामगोपाल की मां ने क्या कहा है, इसके बाद दिखाऊंगा बहराइच में हुए इस बवाल और हत्याकांड के सबूत। और पीछे से मुसलमान लोग आए और खींच ले गए, गोली से और कांटा से वार करके उसको खत्म कर दिया। नाखून उसके प्लास से उखाड़े गए, गड़ासी तीर मारी गए है, पेट पर मारी गए है, हाय नाटी काट लेती हूँ कि लहास गायब कर देती। तो 3 बच्चे 18-18 साल के कूदे हैं तो 6 वार है ऊपर पर भाई हैं, उनके भाई पे छोटा बड़ा भाई, छोटे भाई हैं 2, वही उनके लहास के पीछे छिप गए, मस्जिद के पीछे छप गए। तब जब ईंटा के वार किया है तब बंदूक गिर गए हैं। कितनी गोलियां लगी हैं उनको? 24 गोली चली है। 24 गोली चली हैं। बहराइच में जो हुआ वो अचानक तो नहीं हुआ। मौके पर जो सबूत दिख रहे हैं वो तो इशारा कर रहे हैं कि ये दंगा प्री प्लान्ड। ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हमारे रिपोर्टर ने जो देखा वो आपको भी दिखाना बेहद जरूरी है। देखिए वहां क्या हुआ, क्या दिखा। ये वो घर है जिस पर आरोप है कि इसी घर में रामगोपाल मिश्रा की हत्या हुई और यहाँ पर देखिए तस्वीरें किस तरह से उसके बाद जो भीड़ थी उन्होंने इस घर पर तोड़फोड़ की है। ये पूरा जो क्राइम सीन है इसको कवर किया गया है। कहा जा रहा है कि इसी घर में जो है खींचकर रामगोपाल मिश्रा को ले जाया गया, उनके ऊपर फायरिंग हुई। यहाँ पे ज्वेलरी शॉप थी, ये देखिए उनके जो तिजोरी है वो बाहर रखी है, तोड़फोड़ यहाँ पे हुई है। दूसरी तरफ आपको दिखाएं आगजनी की तस्वीरें हैं, कुछ चीजें जो है वो जलाई गई है यहाँ पर। और आपको दूसरी तरफ दिखाते हैं जो बोटल्स रखे हैं जिनके जरिए जो मूर्ति विसर्जन करने के लिए लोग जा रहे थे उन पर जो हमले हुए वो पत्थर से हुए। और इस तरह की जो कांच की बोतलें हैं कैरेट्स में रखी हुई थी, ये देखिए छतों पे कैसे कैरेट्स रखी हैं। कहा जा रहा है कि इन्हीं कैरेट्स में बोतलें रखी गई थी और इनसे ही फायर जो है उन पर हमला हुआ। तो क्या ये कोई प्री प्लान्ड था, पहले से प्लानिंग थी? देखिए यहाँ पे ये भगवा झंडे लगे हुए हैं और इस्लामिक झंडे हैं। कहा जा रहा है कि भगवा झंडों पर इस्लामिक झंडे लगाए गए और उसके बाद ही ये विवाद चुकी हुआ। बहराइच मामले पर सीएम योगी ने खुद कमान संभाल ली। मुख्यमंत्री ने बहराइच हिंसा पर डिटेल रिपोर्ट मांगी है और जल्दी ही बहराइच की पूरी रिपोर्ट सीएम के पास पहुंच जाएगी। बताया यह भी जा रहा है कि अगर वो इस रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं हुए तो डीजीपी और सीएम खुद मौके पर जाएंगे। हालांकि इससे पहले ही बहराइच हिंसा को लेकर पूरी की पूरी यूपी सरकार एक्शन में दिखाई दी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिया है कि दंगाइयों से सख्ती से निपटा जाए, आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की जाए, साथ ही अफवाह फैलाने वालों पर कार्रवाई हो। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि सौहार्द बिगाड़ने की साजिश सफल नहीं होने देंगे, दोषियों को सख्त सजा दी जाएगी और पीड़ितों को पूरा न्याय मिलेगा। वहीं डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने कहा कि यूपी में किसी को कानून से खिलवाड़ करने की इजाजत नहीं है, जो भी दोषी पाया जाएगा उसे सजा मिलेगी और अगर अधिकारियों की लापरवाही हुई तो उन पर एक्शन भी होगा। वहीं बहराइच की घटना पर बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि इसके पीछे भारत को कमजोर करने की साजिश है और यह घटना उन्हीं ताकतों का टूल है। सुनिए सुधांशु त्रिवेदी ने क्या कहा, उसके बाद बताऊंगा समाजवादी पार्टी ने बहराइच हिंसा के लिए किसे जिम्मेदार ठहराया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने बहुत कड़ाई के साथ कहा है कि जिन लोगों ने भी माहौल बिगाड़ने की कोशिश की उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। मगर एक बात और गंभीरता से सोचिए कि ये किसकी ताकत बढ़ गई है जो पिछले कुछ समय से इस ढंग की घटनाएं देश में बढ़ गई हैं। ये मैं देश के विचार के लिए सोचता हूं। जो लोग कहते थे ना कि पिछले कुछ महीने से कुछ ताकत बढ़ गई है कुछ शक्तियों की, ये कौन सी शक्तियां थी जिनकी ताकत बढ़ी है? ये कौन सी शक्तियां हैं जो भारत को कमजोर करना चाहती हैं? आर्थिक आधार पर भी, सामाजिक आधार पर भी, सांस्कृतिक आधार पर भी। ये सब कहीं ना कहीं उन्हीं शक्तियों के टूल बने हुए हैं। बहराइच में दुर्गा विसर्जन जुलूस पर हमला हुआ, फायरिंग में हिंदू युवक की मौत हुई, लेकिन समाजवादी पार्टी को इसमें भी बीजेपी का ही दोष नजर आ रहा है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कई घंटे बाद बहराइच बवाल पर मुंह खोला तो उसमें भी वही कट्टरपंथी गैंग से हमदर्दी जताते थे। सुनिए अखिलेश यादव। जो घटना हुई है वो दुखद है और बहराइच या और जगह जो घटनाएं हो रही हैं उसके जिम्मेदार अगर कोई है तो शासन है, प्रशासन है और इनकी वोट की राजनीति है जिसकी वजह से ये जानबूझ करके करा रहे हैं। ये इनकी सोची समझी चाल है। मैं जनता से अपील करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की चाल समझिए। ये नफरत या झगड़ा करा के ही समाज को बांट करके अपने राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं।
इंडिया अलायंस की सबसे बड़ी समस्या यही है, हिंदुओं के साथ कुछ हो जाए उनके मुंह सिल जाते हैं, या समाज में क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है, वो उनको दिखना बंद हो जाता है। चाहे वो हिंदू बांग्लादेश में हो, चाहे वो हिंदू भारत में हो। अगर कोई गलत कर रहा है तो खुल के गलत क्यों नहीं बोल सकते? क्यों अगर पत्थर चलता है तो उस पर सवाल नहीं पूछ सकते? क्यों गोली चली तो नहीं पूछ सकते? क्यों नहीं कह सकते कि भाई अगर कुछ गलत लग रहा था तो एफआईआर कराते ना जाकर, कि किसी को गोली मार दोगे, किसी की हत्या कर दोगे? ये इंडियन अलायंस से होता ही नहीं बॉस। और इसीलिए योगी आदित्यनाथ से लेकर नरेंद्र मोदी तक कहते हैं कि हिंदू बटेगा तो कटेगा। खैर, पाठशाला में अगली क्लास। फॉर्म भरिए, चांद पर चलिए। आम पब्लिक के लिए गजब का ऑफर कहां आया है। रोडवेज की बस की तरह उड़ेंगे रॉकेट और आपको ले जाएंगे चांद पर। यह भी होने वाला है। अब इसका चल, आपको सुनकर अजीब लगेगा कि अब आम इंसान को भी चांद पर भेजा जाएगा। भाई वहां तो एस्ट्रोनॉट जाते हैं, आम इंसान कैसे जाएगा? लेकिन इसके लिए एक नामी स्पेस कंपनी ने फॉर्म निकाल दिया है बाकायदा कि आप भी फॉर्म भरिए, अपनी कुछ जानकारी शेयर कीजिए और चांद का टिकट बुक कराइए। आज मैं आपको इस फॉर्म के बारे में भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले उस रॉकेट के बारे में बता देता हूं जो आपको चांद पर लेकर जाएगा। क्योंकि ट्विटर वाले भाई साहब एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने इस रॉकेट की सफल टेस्टिंग कर दी। पिछले हफ्ते की पाठशाला में मैंने आपको एलन मस्क के रोबोट से मिलवाया था। ये रोबोट इतने कमाल के हैं कि इंसानों की तरह बात कर सकते हैं, उनकी तरह सारे काम कर सकते हैं। लेकिन एलन मस्क ने रोबोट के बाद रॉकेट वाला कमाल भी कर दिया। भाई रोबोट बनाए, ड्राइवरलेस कार बना दी, ड्राइवरलेस बस बना दी, और अब अंतरिक्ष में जाकर वापस सही सलामत लौट आने वाला रॉकेट बना दिया जो रीयूज हो सकता है। दरअसल स्पेसएक्स ने दुनिया के सबसे ताकतवर रॉकेट स्टारशिप की सफल लॉन्चिंग के साथ उसकी सफल लैंडिंग करवा दी। यानी ये एक रीयूजेबल रॉकेट है। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि एक रॉकेट गया, वापस आया और फिर जाएगा। जो आता है वो खत्म, फिर नया रॉकेट बनता है। ये पहली बार है कि एक रॉकेट लौटा है और वो फिर दोबारा यूज होगा। इसे बार बार स्पेस में लॉन्च करने के लिए तैयार किया गया। इस मिशन की सबसे खास बात यह है कि लौटते समय इस रॉकेट की लैंडिंग इतनी कंट्रोल्ड थी कि अपने टावर जैसे दिखने वाले मैकेजिला में वापस लौट आया। मैकेजिला मेटल का वो हिस्सा होता है जिसके खुलने पर रॉकेट लॉन्च होता है। लेकिन आज से पहले कोई भी रॉकेट इस तरह अपने टावर में वापस नहीं लौटा। यही वजह है कि पूरी दुनिया में इस तकनीक की बहुत तारीफ हो रही है, क्योंकि स्पेस के सेक्टर में ये एक बहुत बड़ी सफलता है। इससे आम इंसान की चांद की यात्रा करने की बात हकीकत में बदलने वाली है। क्योंकि भाई एक रॉकेट जाता था, वो आया तो खत्म हो गया, तो फिर नया रॉकेट बनाने में ज्यादा पैसा। अब एक बार रॉकेट बना और यही जाएगा आएगा जाएगा आएगा, तो फिर आप भी और हम भी जाएंगे चांद पर, आएंगे जाएंगे आएंगे। आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि ये स्पेस सेक्टर की कोई खबर है, इससे आम पब्लिक का क्या लेना देना। लेकिन आज मैं आपको यह भी बताऊंगा कि एलन मस्क ने यह सब आम पब्लिक के लिए ही किया है। इसके बारे में आगे बताऊंगा, लेकिन इससे पहले इस मिशन के बारे में आपको सुनना चाहिए। स्टारशिप रॉकेट की ऊंचाई करीब 233 फीट है। आसान भाषा में कहा जाए तो यह करीब 23 मंजिला ऊंचा रॉकेट है। 23 फ्लोर की जैसी बिल्डिंग होती है ना, बड़े बड़े शहरों में आप देखते हैं कि तुम किस फ्लोर पे रहते हो, अरे हम तो 23वें पे रहते हैं। वहां से नीचे देखिए तो आदमी चींटी दिखते हैं। तो उतना बड़ा है रॉकेट। यह अब तक का सबसे बड़ा और शक्तिशाली रॉकेट है। स्टारशिप को 13 अक्टूबर को सुबह करीब 7:30 बजे टेक्सास के बोका चिका स्टेशन से लॉन्च किया गया। स्टारशिप के दो हिस्से हैं। इसमें ऊपर वाला हिस्सा स्पेसक्राफ्ट है और नीचे वाले हिस्से को सुपर हैवी रॉकेट कहा जाता है। इस टेस्ट में पृथ्वी से 96 किलोमीटर ऊपर भेजे गए सुपर हैवी बूस्टर को वापस लॉन्च पैड पर लाया गया। स्टारशिप की पृथ्वी के वातावरण में एंट्री के दौरान इसकी रफ्तार 26,000 किलोमीटर प्रति घंटे थी और इसका तापमान 1430 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया था। इस रॉकेट की सबसे खास बात यह है कि इसका 150 टन पेलोड ले जाने की भी क्षमता है। यानी यह अपने साथ 150 टन वजन का सामान अंतरिक्ष में ले जा सकता है। जैसे आप नहीं कहते हैं कि अरे तुम जा ही रहे हो तो जरा ये मौसी को दे आना या बुआ को दे आना, तो वैसे ही लेके जाएगा सब। स्पेस मिशन से जुड़ी भारी मशीनरी को अंतरिक्ष में ले जा सकता है और वहां स्पेस लैब बनाई जा सकती है। स्टारशिप रॉकेट से आम लोगों को स्पेस और चांद की यात्रा भी करवाने का प्लान है। आपको सुनकर हैरानी होगी कि इसके लिए एलन मस्क ने बुकिंग शुरू कर दी है।
एलन मस्क की, वही ट्विटर वाले भाई साहब, एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने अंतरिक्ष यात्रा के लिए बाकायदा फॉर्म निकाल दिया है। आप भी इस फॉर्म को भरकर अपनी बुकिंग करवा सकते हैं। ये देखिए, जो स्क्रीन पे दिख रहा है काला वाला, यही फॉर्म है। इसमें अपना नाम डालना है, उम्र डालना है, एड्रेस डालना है, अपनी कमाई के भी बारे में बताना है। वो चेक तो करेगा, सब लाइन में लग गए, सबको थोड़ी भेज देगा, देखेगा कि कौन अफोर्ड कर सकता है, ताकि ये पता चले कौन खर्चे को उठा सकता है, नहीं उठा सकता है। अगर आप इतने अमीर हुए कि स्पेस यात्रा के खर्चे को उठा सकते हैं, तो अब आपको स्पेस एक्स कंपनी के ऑफर के बारे में भी बता देता हूं। स्पेस एक्स ने 4 तरह की यात्रा करवाने का ऑप्शन दिया है। इसमें सबसे पहले स्पेस की यात्रा है कि तुमको स्पेस में ले चलेंगे, घुमा के ले आएंगे, आओ बैठो। इस मिशन में आपको 3 से 6 दिन तक अंतरिक्ष में घुमाया जाएगा। तो आप ऑफिस से छुट्टी लेके जा सकते हैं कि बॉस मैं जरा ऊपर से देख कर आता हूं। इसमें आपको पृथ्वी से 300 से 500 किलोमीटर की ऊंचाई पर अंतरिक्ष में लेकर जाया जाएगा। इस यात्रा के लिए 2 से 4 सीट की व्यवस्था होगी। इस यात्रा में आपको स्पेस का 360 डिग्री का व्यू दिखाया जाएगा। इस यात्रा की शुरुआत दिसंबर 2024 से होने लग जाएगी, तो बुकिंग शुरू हो गई है। दूसरे नंबर पर है स्पेस स्टेशन की यात्रा। इस यात्रा के लिए 10 दिन का समय लगेगा। इसमें आपको पृथ्वी से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर ले जाया जाएगा। इस यात्रा के लिए 4 लोगों को ले जाने की सुविधा होगी। इसमें स्पेस स्टेशन को बाहर से दिखाया जाएगा। इस यात्रा की शुरुआत 2025 से होगी, जिसकी बुकिंग शुरू हो चुकी है। तो अभी टाइम है। तो आपका बॉस 10 दिन की छुट्टी नहीं देता है, तो अभी से छुट्टी लेना बंद कर दीजिए। बोलिए एक बार में ही लेंगे, देख के आएंगे। इसके अलावा चांद पर ले जाने का भी ऑप्शन है। इस मिशन में 7 दिन का ही समय लगेगा। पृथ्वी से चांद की दूरी 3 लाख किलोमीटर से ज्यादा है। इस यात्रा में 12 लोगों को ले जाया जा सकता है। इसमें आपको नजदीक से चांद दिखाया जाएगा। यात्रा की शुरुआत अभी नहीं बताई गई है कि कब होगी। इसकी एडवांस बुकिंग जरूर शुरू हो चुकी है। तो ऐसा नहीं कि करवा चौथ के पहले आप और आपकी पत्नी चांद का ही टिकट ले ली कि चलो वहीं से डायरेक्ट देख के तुम्हारा व्रत तोड़वा देंगे। तो ये सब होगा बॉस, ये मत सोचिए कि ये नहीं हो सकता है। रोबोट बनेगा, ड्राइवरलेस कार बनेगी, कौन सोच रहा था। तो ये सब होना शुरू हो गया। चूंकि रीयूजेबल रॉकेट हो गया है, बार बार यूज होगा, तो खर्चा कम मतलब आप और हम दोनों जाएंगे।